हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। आज संडे है, आज बारी है फ्रेंड्स इंग्लिश TGT प्रैक्टिस पेपर 17 के। वो लाइनर हैं, आपको बता दें हाइलाइट्स। आज मात्र इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म के कुछ क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। टोटल 101 क्वेश्चन हैं आज। कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं 4 से 5 और लगभग 5 से 6 जो है लिटरेरी टर्म्स हैं। बाकी चारों राइटर्स पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर है आपके समक्ष। आइए समय का ख्याल करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, द टू नोबल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन। तो कह रहा है कि द टू नोबल किंग्समैन एक कोलाबरेट किया गया है दो लोगों के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एक हैं शेक्सपियर और दूसरे हैं फ्लेचर, जॉन फ्लेचर, जो हेनरी 8 के दौरान भी उसमें शामिल थे। तो दोनों के द्वारा ये लिखा गया एक ड्रामा है। फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुआ था 1634 में। आपको पता होगा कि 1634 में कोई भी फोलियो नहीं आया था। तो कह रहे किसी भी फोलियो में ये जो ड्रामा है पब्लिश नहीं होता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लिखा गया था 1613 और 14 के बीच में। एक बात और कुछ बातें आपको और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि लगभग फर्स्ट फोलियो जब आया था फ्रेंड्स 1623 में, 1623 से पहले करीबन विलियम शेक्सपियर के 19 जो ड्रामा है ना वो पब्लिश हो चुके थे। यानी 19 जो प्लेस हैं वो पब्लिश हो चुके थे। और जबकि 1616 में जब डेथ होता है विलियम शेक्सपियर का, उसके पहले 18 जो प्लेस हैं वो पब्लिश हो चुके थे। एक बात ध्यान रखिएगा। और किस में हुए थे? तो इन क्वार्टो एडिशन, जो क्वार्टो एडिशन होता है, क्वार्टो एडिशन में पब्लिश होते हैं। फोलियो से पहले जितने भी लगभग ड्रामाज पब्लिश हुए हैं वो फोलियो में के अलावा क्वार्टो में हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ होगा। यहाँ रन स्मूथ नॉट नहीं होगा, रन स्मूथ होगा। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यानी कह रहा है कि जो सच्चे प्रेम का जो रास्ता है ना वो कभी भी आसान नहीं होता है। यह कोटेशन बोला गया है फ्रेंड्स लिजेंडर के द्वारा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लिया गया लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम का, तो फ्रेंड्स ये 1600 में इसे देखने को मिलता है, ठीक है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्लियर, लिजेंडर के द्वारा बोला गया है। द बाइबल इन शेक्सपियर एक क्रिटिकल वर्क है। द बाइबल इन शेक्सपियर जो 2013 में आया था, रिटेन बाई हैमलिन एंड हैनिबल, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा सकते हैं। द बाइबल इन शेक्सपियर जो 2013 में आया था फ्रेंड्स, वह हैमलिन और हैनिबल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेक्सपियर सेक्स एंड लव 2010 में आया था यह, रिटेन बाई सर स्टैनली विलियम्स वेल्स, यानी किसके द्वारा? सर स्टैनली विलियम वेल्स के द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर सेक्स एंड लव जो 2010 में पब्लिश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12th नाइट। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं लिख सकता इतना सुंदर प्ले किसकी तरह? तो 12th नाइट की तरह। किसने बोला है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है, जो मैन एंड सुपरमैन या आर्म्स एंड द मैन लिखे हैं। इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1856 में पैदा होते हैं और 1950 में इनका डेथ होता है। मैन एंड सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन के लिए जाने जाते हैं, प्रॉब्लम प्ले के लिए भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 12th नाइट का फ्रेंड्स, तो 12th नाइट 1601 या 1602 में देखने को मिलता है 12th नाइट, ठीक। हम चर्चा आगे करने वाले हैं अभी 12th नाइट का। आगे बढ़ते हैं, एक नैरेटिव पोएम्स है। कह रहा है द फोनिक्स एंड द टर्टल, द फोनिक्स एंड द टर्टल, इसकी बात हम कर देते हैं फ्रेंड्स। आया था यह 1601 में पब्लिश होता है। हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम, इसके लिए मैंने इसको रखा है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या बोला जाता है? द फर्स्ट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम बोला जाता है। द फोनिक्स एंड द टर्टल बाई विलियम शेक्सपियर आया था 1601 में, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, पूरे अंत तक बने रहिएगा, एक से एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है आज। द पैशनेट पिलग्रिम
कह रहा है कि द पैशनेट पिलग्रिम जो आया था 1599 में, एक एंथोलॉजी है कितने पोयम का, 20 पोयम का, कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जगार्ड। तो ध्यान रखिएगा, द पैशनेट पिलग्रिम जो है 1599 में आया था, 20 पोयम का यह एंथोलॉजी है जो कलेक्टेड और पब्लिश किया गया है विलियम जगार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो 1591 में आया था, इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ शेक्सपियर्स वीकेस्ट प्लेज, यानी सबसे कमज़ोर ड्रामाज में से, प्लेज में से टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो 1591 में आया था, ये इसको भी जाना जाता है। इन लव्स लेवर लास्ट, अब इन लव्स लेवर लास्ट की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि इसमें एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स, कोस्टार्ड। कौन है? कोस्टार्ड है। कहाँ यह बोला गया है? तो एक्ट 5 सीन 1 की बात कर रहा है, यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड, यानी लव्स लेवर लास्ट आपको पता है फार्स है एक, ठीक, और कह रहा है कि इसमें सबसे लंबा शब्द का यूज़ किया गया है। मैं शब्द को पढ़ने वाला हूँ। ऑनरी फिकेबिलिटी टूडिनिटेटिबस करके है यह शब्द, लगभग 26 अक्षर हैं, और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, यानी ऐसा स्थिति कि आप क्षमता रखते हैं सम्मान को पाने के लिए, सम्मान को अचीव करने के लिए, ऐसा कंडीशन होता है। इस पूरे शब्द का जो अर्थ है कि ऐसा कंडीशन जिसमें आप क्या पाने का, सम्मान पाने का क्षमता रखते हैं। एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हॉनरी फिकेबिलिटी टूडिनिटेटिबस, ठीक है, ये है शब्द लॉन्गेस्ट वर्ड, इससे लिया गया है। तो लव्स लेवर लास्ट लिया गया है। किसने बोला है? कोस्टार्ड ने बोला है, एक्ट 5 सीन 1 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द प्ले कॉन्टेंस शेक्सपियर्स फर्स्ट फीमेल हीरो, कह रहा है कि एक ऐसा प्ले का नाम बताइए जिसमें शेक्सपियर जो है फर्स्ट फीमेल हीरो को रखा है। वह है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और अगर बात करते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है फ्रेंड्स, इसमें किस कैरेक्टर की बात किया जा रहा है? जो फीमेल हीरो वो है पोर्सिया। याद करिए, पोर्सिया आकर के वकील बन करके वह जा कर के वो निर्णय सुनाती है वैसेनियो एंटोनियो और साइलॉक के पास, तो वो पोर्सिया को ही इसमें फीमेल हीरो माना गया है, और ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द कैरेक्टर सर जॉन फॉलस्टाफ द फैट नाइट फीचर इन द, अब देखिए कह रहा है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम सर जॉन फॉलस्टाफ के नाम से जानते हैं। एक फैट नाइट है, एक मोटा सा बहादुर योद्धा है। फीचर इन द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है फ्रेंड्स, इसमें फॉलस्टाफ दिखाई देते हैं, साथ ही साथ हेनरी 4 का पार्ट 1 और 2 में दिखाई देते हैं। अगर बात करते हैं द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है फ्रेंड्स 1602 में आया था, जबकि हेनरी 4 जो है पार्ट 1 पार्ट 2 1600 के आसपास में आया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच 2 कैरेक्टर्स राइट लव सोनेट, कह रहे हैं कि किसमें? इन मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग में 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो लव सोनेट्स लिखते हैं। वो हैं कौन? तो बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट। तो आपको बता दें बिट्राइस और बेनेडिक्ट जो है लास्ट एग्जाम जो टीजीटी का हुआ है यूपी में, उसमें पूछा गया था बिट्राइस और बेनेडिक्ट किस प्ले के कैरेक्टर हैं। तो आपको बता दें बिट्राइस और बेनेडिक्ट मच एडो अबाउट नथिंग के हैं, और यही दोनों कैरेक्टर लव सोनेट लिखते हैं। अगर बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग जो है फ्रेंड्स, वो आया है 1600 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग आल्सो शेयर्स सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स विथ विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कह रहा है कि शेक्सपियर कौन सा ऐसा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जिसमें इसका जो महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स है वो शेयर करता है। किसका? मच एडो अबाउट नथिंग का जो प्लॉट है। तो कह रहे हैं रोमियो और जूलियट है, और रोमियो और जूलियट का जो प्लॉट है ना, वो मच एडो अबाउट नथिंग के प्लॉट से लगभग इंपॉर्टेंट है, यानी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को शेयर करता है। कौन? मच एडो अबाउट नथिंग। किस ट्रेजेडी के लिए? तो रोमियो एंड जूलियट के लिए। तो अगर बात करते हैं रोमियो और जूलियट का, तो 1597 में देखने को मिलता है रोमियो एंड जूलियट। एट व्हाट इवेंट टू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट इन एज यू लाइक इट, कह रहे हैं कि एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो और रोजालिंड
किस इवेंट में मिलते हैं, तो कह रहे हैं कि रेसलिंग मैच है फ्रेंड्स, ठीक है, रेसलिंग मैच है। रेसलिंग मैच के दौरान ऑरलैंडो और रोजालिंड का मुलाकात होता है। अगर बात करते हैं एज यू लाइक इट का, तो 1599 से लेकर के 1599 में यह लिखा गया था और लगभग 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आता है उसमें पब्लिश होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ, बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकेंड फिफ्थ सीन है, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये एज यू लाइक इट की ही हम बात कर रहे हैं। एज यू लाइक इट में सीन सेकेंड एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ में कौन गीत गाता है, वो है एमियंस। कौन है? एमियंस है, ध्यान रखिएगा। ट्वेल्थ नाइट इज सेड टू बी द मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। तो कह रहा है ट्वेल्थ नाइट जो मैंने बताया था 1601 या 2 में आया था, ट्वेल्थ नाइट जो है सेड टू बी द मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का सबसे प्रसन्नचित्त करने वाला कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट। ओएला, ओलिविया, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट। बढ़ते हैं आगे, शेक्सपियर इन लव, इसको ध्यान में रखिएगा, शेक्सपियर इन लव। अब चूँकि यह इसलिए मैं रखा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ट्वेल्थ नाइट से रिलेट करता है। तो कह रहे हैं शेक्सपियर इन लव इज़ 1998 ए ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। क्या है? 1998 में आया था, ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है दैट डिपिक्ट्स एन इमेजिनरी लव, जो चित्रित करता है एक काल्पनिक लव अफेयर को, और उसमें इन्वॉल्व किसको किया गया है? वायला एंड विलियम शेक्सपियर को। देखिए वायला, ओलिविया, अच्छा है जो ओर्सिनो हैं, ड्यूक ओर्सिनो। अब इसमें देखिए कहीं भी विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं आता है, लेकिन यह जो ड्रामा बनाया गया है, फिल्म बनाया गया है फ्रेंड्स, इसमें इमेजिनरी लव अफेयर को दिखाया गया है और वायला को और विलियम शेक्सपियर को प्रेम में दिखाया गया है। और वो है एक ड्रामा है, मतलब फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, और जो 1998 में आया था शेक्सपियर इन लव के नाम से। तो स्टार लगा सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 के पेपर को देखने के बाद ना कुछ भी पूछा जा सकता है। द विंटर्स टेल हैज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। अब कह रहा है कि विंटर्स टेल में कौन सा एक विशेष फीचर है, तो कह रहा है द 16 ईयर गैप बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ एक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 16 साल का गैप दिखाया गया है। कब? तो सीन थर्ड और सीन नहीं है, एक्ट थर्ड और फोर्थ के बीच में 16 साल का गैप दिखाया गया है। तो विंटर्स टेल वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विंटर्स टेल की अगर बात करते हैं तो 1609 और 11 के बीच में लिखा हुआ ये ड्रामा है। रोमांस कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट में सिम्बेलिन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, इस तरह की जो चीज़ें थी वो सब के सब लगभग रोमांस थे, ट्रैगिक कॉमेडी थे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले इन द कैनन आफ्टर हैमलेट। तो कह रहा है कि हैमलेट के बाद विलियम शेक्सपियर के द्वारा सबसे जो दूसरा लॉन्गेस्ट प्ले है वो है रिचार्ड थर्ड। और रिचार्ड थर्ड की अगर बात करते हैं तो 1592-94 के बीच में लिखा गया है। रिचार्ड थर्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले है आफ्टर हैमलेट, ठीक। किंग जॉन एंड रिचार्ड सेकेंड, दो ऐसे प्लेज हैं, किंग जॉन एंड रिचार्ड सेकेंड, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। टू प्लेज बाय शेक्सपियर दैट आर इंटायरली रिटेन इन वर्स। ये दोनों जो प्लेज हैं फ्रेंड्स किस में लिखे गए हैं? वर्स में लिखे गए हैं, पूरी तरीके से वर्स में लिखे गए हैं, रिचार्ड सेकेंड एंड किंग जॉन। क्लियर? हैमलेट्स लास्ट वर्ड बिफोर डेथ। तो हैमलेट का जो अंतिम क्या शब्द थे हैमलेट ड्रामा में, वो कह रहा है द रेस्ट इज साइलेंस। क्या था? द रेस्ट इज साइलेंस। हु हैज राइटली बीन कॉल्ड, कल का की क्वेश्चन मैंने इसको दिया था, द पॉइजनर यानी जहरीला, एंड द स्माइलिंग विलेन, और मुस्कुराता हुआ जो विलेन है, गद्दार जो है, वो हैमलेट में कौन है? तो वो है क्लाडियस, द किंग ऑफ डेनमार्क, ठीक। पॉइजनर और स्माइलिंग विलेन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। देखिए जो भी मौतें होती हैं ना ओथेलो में,
वो सब इयागो की वजह से होती हैं। इयागो ही इतना खुरापाती दिमाग चलाता है। तो कह रहा है कि ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्टिमोना, यानी डेस्टिमोना को मार डालता है उनके इग्नोरेंस की वजह से। ठीक है, आउट ऑफ इग्नोरेंस, समझ रहे हैं ना, अज्ञानता बस। हाउ ओल्ड इज इयागो इन अथेलो? अथेलो में इयागो का उम्र क्या है? तो वह है मात्र 28 ईयर्स, और दिमाग चलाता है खुरापातों की तरह। 28 वर्ष का मात्र इयागो है, बल्कि ओथेलो का कैप्टन है कैसियो। और ये हु सेड इयागो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ हिज साइकोपाथ? साइकोपाथ मतलब समझ रहे हैं ना, एक तरह से पागल कह सकते हैं। कह रहे हैं कि उसका पोर्ट्रेट है, साइकोपाथ का पोर्ट्रेट, एक्यूरेटी, एकदम एक्यूरेट कह सकते, एक्यूरेट पोर्ट्रेट है। कौन? इयागो। किसका? साइकोपाथ का। ये फ्रेड वेस्ट ने बोला है, फ्रेड वेस्ट ने बोला है इयागो के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा, जो 2006 में आया था। हेमलेट पढ़ाते वक्त कल मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैंने सॉरी भी बोला था उस समय, कि जो हेमलेट की बात कर लेते हैं, हैदर जो आया था 2014 में, हैदर मूवी, और उसमें एक्चुअली गर्ट्यूड का जो रोल अदा की थी वो तब्बू है, और जो शाहिद कपूर ने प्रिंस हेमलेट का किरदार निभाया हेमलेट में। आज हम बात कर रहे हैं ओमकारा में, 2006 में आया था, विशाल भारद्वाज का ही मूवी है। और इसमें एक कैरेक्टर है ईश्वर लेंगडा त्यागी। ईश्वर लेंगडा त्यागी का जो मॉडल्ड ऑन इयागो, किस पर है? इयागो पर बेस्ड है। ये ओथेलो की हम चर्चा कर रहे हैं, और इयागो का जो कैरेक्टर ईश्वर लेंगडा त्यागी निभा रहे थे वह है सैफ अली खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मूवी है ओथेलो से ओमकारा। आई लव यू मजेस्टी, आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस। कॉर्डेलिया का स्टेटमेंट है, किंग लियर की तीसरी बेटी रहती है कॉर्डेलिया। ठीक है, किंग लियर से लिया गया है। कह रही है कि आई लव योर मजेस्टी, मैं आपके महिमा से प्यार करती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बंधन होता है, यानी अपने बंधन के अनुसार मैं आपकी महिमा से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। कॉर्डेलिया की स्टेटमेंट है, किंग लियर से लिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा सकते हैं, ताकत रखता है एग्जाम में आने के लिए। हु रोट नो मैन विल इवन राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। लियर, किंग लियर की बात कर रहा है कि नो मैन विल इवन राइट, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं लिख पाएगा बेटर ट्रेजेडी देन लियर, यानी लियर से संबंधित कोई भी ट्रेजेडी, लियर की अपेक्षा कोई भी ट्रेजेडी, कोई भी व्यक्ति यानी इस तरह का ट्रेजेडी नहीं लिख पाएगा। जीबी शाह ने बोला है, वही जीबी शाह, आर्म शक्ति मैन, मैन एंड सुपरमैन वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इवेंट्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ आर एजुअली एसोसिएटेड विथ। तो कह रहा है कि जो इवेंट्स हैं मैकबेथ प्ले में, यानी जो शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है उसमें जो इवेंट्स हैं वो किससे एसोसिएट हैं? तो कह रहा है कि हेनरी गार्नेट, एक बता रहा है कि हेनरी गार्नेट से एसोसिएट करता है, और दूसरा है गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैकबेथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। Who remarked that शेक्सपियर वांटेड आर्ट? किसने कहा है कि शेक्सपियर क्या चाहते थे? कला चाहते थे। बेन जॉनसन ने यह बात को बोला है। सोनेट, एक आपको बता दें यहाँ पर विलियम शेक्सपियर से संबंधित जो 30 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब हम डब्ल्यू की बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये आपको बता दें यह एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। इस सोनेट को लिखे थे 1787 में। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787, यानी 1787 में एज ए राइटर ये डेब्यू किए थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, इस सोनेट के साथ। सोनेट का नाम मैं फिर पढ़ रहा हूँ, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। यह जो सोनेट है यहाँ से इनकी शुरुआत होता है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स बिटवीन 1795 एंड 1797, यानी 1795 से लेकर के 97 के बीच उन्होंने अपना बॉर्डरर्स ड्रामा लिखा। और ये हेनरी, आपको बता दें, हेनरी थर्ड
पर बेस्ड है ड्रामा। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर की कहानी है और लिखा गया किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हाउ ओल्ड वाज वर्ड्सवर्थ व्हेन ही बिगेन वर्किंग ऑन द पोएम द प्रिल्यूड? कह रहा है कि जब द प्रिल्यूड जो है शुरू किए तो विलियम वर्ड्सवर्थ कितने साल के थे, इस बात को पूछ रहा है। तो आपको बताया था उस समय इनका उम्र जो था 28 वर्ष था, यानी ये 1770 में पैदा हुए हैं, ठीक, 1717। तो कह रहा है कि आपको बता दें 1799 से इन्होंने शुरू किया था, 1799 से शुरू किए थे कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, और 1805 में कंप्लीट हो जाता है, ठीक, 1799 में शुरू होता है और 1805 में कंप्लीट होता है। तो पूछ रहा उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ का उम्र क्या था? तो 28 वर्ष था। हु गेव दिस पोएम द टाइटिल द प्रिल्यूड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ? जब 1850 में इनका डेथ हो जाता है तो द प्रिल्यूड जो पोएम है उसका टाइटल द प्रिल्यूड है, किसने दिया था? तो मेरी हचिंसन ने दिया। आपको बता दें जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा करते थे तो वो पोएम टू कॉलरिज के नाम से लिखा करते थे, यानी अगर हम बात बोलें पोएम टू कॉलरिज के नाम से लिखा करते थे। ये 1850 में जो टाइटल है फ्रेंड्स प्रिल्यूड दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा? उनकी पत्नी, विधवा पत्नी मेरी हचिंसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं, इज अ लिरिक पोएम कंपोज इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। कह रहा है कि 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम आया था, उसमें रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं, वो 1802 में लिखा गया था, पब्लिश होता है। पीटर बेल की बात करते हैं। पीटर बेल जो है एक नैरेटिव पोएम है। ए टेल इन वर्स इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटेन इन 1798, यानी 1798 में लिखा जाता है, लेकिन 1819 तक यह पब्लिश नहीं होता है, अर्थात 1819 के बाद वो पब्लिश हो जाता है। वर्ड्सवर्थ लाउडामिया, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक और नैरेटिव पोएम है लाउडामिया, जो 1815 में पब्लिश होता है, बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। और किस पर बेस्ड है? ट्रोजन वार पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ मॉडल्ड हिज ओड टू ड्यूटी, यानी उनका एक ओड टू ड्यूटी है। कह रहा है कि किस पर बेस्ड है? तो थॉमस ग्रे का हिम टू एडवर्सिटी है ना, हिम टू एडवर्सिटी, उस पर बेस्ड है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड इज टू मच विथ अस वाज कंपोज अराउंड 1802। कह रहा है कि 1802 के आसपास में यह लिखा गया है, ठीक, 1802 के आसपास में। द वर्ड इज टू मच विथ अस एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, और 1807 में पहली बार पब्लिश होता है, और आगे चल करके मिसलनी जो पोएम्स हैं उसमें शामिल हो, मिसलनी सोनेट्स जो हैं उसमें शामिल हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लंदन 1802 एन इटालियन सोनेट। क्या कह रहा है कि लंदन 1802 जो है इटालियन सोनेट है, ठीक, वाज कंपोज इन 1802, 1802 में कंपोज हुआ है, 1802 लिखा भी गया है, पब्लिश्ड इन 1807, यानी जो पोएम इन 2 वॉल्यूम्स है ना उसमें यह पब्लिश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूसी ग्रे की बात कर लेते हैं। देखिए लूसी पोएम्स 5 होते हैं, ये अलग है। लूसी ग्रे जो पोएम है वो बैलेड है। क्या है? बैलेड है। लूसी ग्रे इज अ बैलेड रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1799, 1799 में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलेड्स, और लिरिकल बैलेड्स 1798 में आया था। तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो वॉल्यूम आया था 1800 में, उसमें पब्लिश होता है लूसी ग्रे पोएम। देखिए लूसी पोएम्स अलग है, लूसी ग्रे अलग है। ये लूसी ग्रे जो है वैलिड है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नन इज अ 7 स्टेंजा वैलिड। ये भी कह रहे हैं कि 7 स्टेंजा वैलिड है। टाइटल है स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नन, एक वैलिड है। 1798 में कंपोज किया गया था और पब्लिश होता है 1800 में। क्लियर? आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। किसके बाद वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया था पोएट लॉरेट के रूप में? तो वह है रॉबर्ट साउदी। आपको बताया था कि 1813 से लेकर के 1843 तक रॉबर्ट साउदी पोएट लॉरेट रहते हैं। 1843 से लेकर के 1850 तक
कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं और 1850 के बाद टेनिसन साहब आ जाते हैं एज अ पोएट लॉरेट। डन। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? अच्छा, माइकल की अगर बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पेस्टोरल पोयम है। क्या है? पेस्टोरल पोयम है। और उनके कॉटेज जो कुटिया है या जो झोपड़ी है उसका नाम है इवनिंग स्टार। पत्नी का नाम इसाबेल है और उसके एक बेटा है जिसे हम ल्यूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेस्टोरल पोयम है, माइकल, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। ये देखिए इवनिंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार है। माइकल के कॉटेज को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये इवनिंग वॉक है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक जो आया था 29 जनवरी 1793 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लूरिसी। फुफ्फुस करके एक बीमारी होता है, फुफ्फुस यानी प्लूरिसी से, जैसे थॉमस हार्डी की हम बात कर रहे थे ना, प्लूरिसी से 1927 में थॉमस हार्डी को भी यही बीमारी हुई थी, प्लूरिसी। और इन्हीं की वजह से 1927 दिसंबर में इनको प्लूरिसी हुआ और 1928 में उनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं थॉमस हार्डी का। और प्लूरिसी इनको भी हुआ था, 1850 में इनका भी देहांत हो जाता है। विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर? तो ग्लोरियस जो डिकेड है, जो दशक है, वो 1797 से लेकर के 1807 तक। अब 1797 के बाद लिरिकल बैलेट्स आता है और 1807 में सेकंड जो वॉल्यूम पोएम्स इन सेकंड वॉल्यूम आता है, इसमें लगभग बहुत सारे उनके और 1814 के बाद उनका पतन, कैरियर का पतन माना जाता है। एक्सकर्सन के बाद 1814 में एक्सकर्सन आया था, उसके बाद इनका पतन हो जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द पोएम माई हार्ट लिप्स अप? माई हार्ट लिप्स अप, इसे हम बोलते हैं द रेनबो। ठीक। और 1802 में यह भी कंपोज किया गया था, 1807 में पब्लिश होता है द रेनबो। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। आपको बता दें एक पॉपुलर लाइन है और कहाँ से लिया गया? द रेनबो से, यानी माई हार्ट लिप्स अप्स हो या रेनबो है, उसी से लिया गया ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। हु कॉल्ड हिज ओन पोएम्स एक्सपेरिमेंटल? किसने बोला है कि उनका जितना भी पोएम्स है वो एक्सपेरिमेंटल है? ये खुद विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बोला है कि उनके जितने भी पोएम्स हैं क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? जॉन केबल हैं फ्रेंड्स, जॉन केबल हैं द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी बोले हैं वर्ड्सवर्थ को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु सेड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ? कह रहा है कि किसने बोला है कि जो वर्ड्सवर्थ के पोइट्री का जो पहला क्रिटिक होगा वो खुद विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। सॉरी, यह जो लाइन बोले हैं M.H. अब्राम्स ने बोले हैं, M.H. अब्राम्स। विच प्ले राइट डज मिल्टन्स रेफरेंस इन एल एल्लेग्रो? अब देखिए यहाँ 53 यानी 52 तक हम किसको देख रहे थे? W को देख रहे थे, अब जॉन मिल्टन को देखेंगे। सॉरी। विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एल्लेग्रो? अच्छा, एल एल्लेग्रो में उन्होंने बोला था, ध्यान रखिएगा, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। याद आ रहा है लाइन? विलियम शेक्सपियर को निर्देशित करते हुए जॉन मिल्टन ने बोला है, तो विलियम शेक्सपियर को ही इसमें रेफरेंस दिया गया है एल एल्लेग्रो में। उन्होंने कहा है कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ठीक, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं लेसिडस जो है पोएम, उसमें पोइट्री से संबंधित व्यू दिए हैं। किसमें? लेसिडस में। जबकि लेसिडस क्या है? एलिजी है, एडवर्ड किंग पर बेस्ड लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कोमुस की बात हमेशा करते हैं फ्रेंड्स। कोमुस जो आया था, मास्क है 1634 में, लेकिन एक मास्क और है जिसे हम अर्काडेस बोलते हैं 1632 में। अर्काडेस वाज रिटेन इन ऑनर ऑफ द काउंटेस डोवागर ऑफ डर्बी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डोवागर ऑफ डर्बी, क्योंकि कोमुस जो है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर जॉन इगर्टन के सम्मान में यह प्रस्तुत किया गया था मास्क। लेकिन अर्काडेस की अगर हम बात करते हैं 1632, ये किसके सम्मान में लिखा गया था? तो काउंटेस डोवागर ऑफ डर्बी। स्टार लगा सकते हैं। कोमुस आप सब जानते हैं, लेकिन अर्काडेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो यह भी एक मास्क है। हु टुक द नेम फॉर हिज नॉवेल लुक होमवर्ड एंजल? किसने लिया है
लिखा है अपना नॉवेल है, ध्यान रखिएगा नॉवेल है लुक होमवर्ड एंजल फ्रॉम हिज मिल्टन्स लेसिडस, यानी मिल्टन के लेसिडस से किसने लिखा है नॉवेल लुक होमवर्ड एंजल, वो है थॉमस वोल्फ। थॉमस वोल्फ ने लुक होमवर्ड एंजल लिखे हैं लेसिडस पर बेस्ट। हु टुक द नेम फॉर हिज पॉलिटिकल नॉवेल, देखिए ये भी पॉलिटिकल नॉवेल है, ठीक, और कहाँ से लिया गया, लेसिडस से लिया गया, एलजी है। क्या है नॉवेल का नाम, फेम इज़ द स्पर, देखिए फेम इज़ द स्पर एक पॉलिटिकल नॉवेल है जो लेसिडस के लाइन से लिया गया है। होवार्ड स्प्रिंग है इसके लेखक, होवार्ड स्प्रिंग। हु डिसलाइक द पोएम लेसिडस फॉर इट्स आर्टिफिशियलिटी, किसने नापसंद किया है उनके पोएम लेसिडस को, किसके लिए, तो आर्टिफिशियलिटी के लिए, यानी वो बता रहे हैं कि बनावटी है, तो डॉक्टर जॉनसन इस पोएम को नापसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। हु टुक द नेम फॉर हिज साइंस फिक्शन, अब क्या आ गया, साइंस फिक्शन आ गया, किसने जो टाइटल लिया है साइंस फिक्शन का, द शिप लुक अप, द शिप लुक अप साइंस फिक्शन है, किससे लिया गया, मिल्टन के लेसिडस से लिया गया यह भी नाम, ये हैं जॉन ब्रूनर ने लिया है, जॉन ब्रूनर ने लिया है, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, तीनों मिल्टन के लेसिडस जो एलजी है उससे लिया गया है, एक जॉन ब्रूनर ने लिया है और एक होवार्ड स्प्रिंग ने लिया है और एक थॉमस वोल्फ ने लिया है, और लेसिडस को बनावटी कह करके डॉक्टर जॉनसन डिसलाइक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, हु इंटरप्रिटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल, पैराडाइज लॉस्ट को व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि जेन्युइन क्रिश्चियनिटी मॉरलिटी टेल है, किसने बोला है, तो C.S. लेविस ने बोला है, वो खुद कह रहे हैं कि जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल है पैराडाइज लॉस्ट को, तो C.S. लेविस ने बोला है। द फ्रेज वन ग्रेटर मैन किसको रेफर करता है, तो जीसस क्राइस्ट को करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु इज रेफर्ड एज द मदर ऑफ मैनकाइंड, तो द मदर ऑफ मैनकाइंड आपको बता दें पैराडाइज लॉस्ट में ईव को बोला जाता है, यानी यह पहली महिला कह सकते हैं बोली जाती हैं, और एडम को पुरुष माना जाता है। पैराडाइज रिगेंड जो 1671 में आया था, एन इपिक पोएम, क्या है, एक इपिक पोएम है, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1671 बाय जॉन मैकॉक, ये ध्यान रखिएगा। तो पैराडाइज रिगेंड जो है एक इपिक पोएम है, 4 बुक्स, कितने बुक्स में, पैराडाइज लास्ट जो आया था 12 बुक्स में, जबकि पैराडाइज रिगेंड है 4 बुक्स में आया था, इपिक पोएम है, किसके 1671 में जॉन मैकॉक के द्वारा पब्लिश किया गया था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का, जो 1670 में पब्लिश होता है, 1670 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड वर्क है जॉन मिल्टन के द्वारा। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, सोनेट जो है अगर मिल्टन के हाथ में चला जाता तो ट्रम्पेट हो जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की प्रशंसा करते हुए बोला है। द टाइटल ऑफ एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, एलेग्रो और एल पेंसरोसो जो है फ्रेंड्स म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है जो टाइटल है। हु सेड लेसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, देखिए टच स्टोन है तो ध्यान रखिएगा टेनिसन, लेसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, किसने बोला है, टेनिसन साहब ने बोला है। माई राइजिंग इज दाई फॉल, ध्यान रखिएगा पैराडाइज लास्ट नहीं है, पैराडाइज रिगेंड है। माई राइजिंग इज दाई फॉल, यानी मेरा जो ऊपर उठना तुम्हारा पतन का कारण बनेगा। माई राइजिंग इज दाई फॉल इज लाइन, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पैराडाइज रिगेंड 1671। हु स्पोक ऑफ मिल्टन्स एज, अच्छा मिल्टन के बारे में किसने बोला है कि आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट किसने बोला है, फिलिप पुलमैन ने बोला है, फिलिप पुलमैन ने। नेक्स्ट है हु सेड दैट पैराडाइज रिगेंड इज प्रैक्टिकली सुई जनरिस, इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज रिगेंड को प्रैक्टिकली सुई जनरिस बोला है, किसने बोला है, और कह रहा है कि इन इट्स पोएटिक एक्सक्यूजन, तो कह रहा है नॉर्थरोप फ्राई ने बोला है, नॉर्थरोप फ्राई ने बोला है पैराडाइज रिगेंड को प्रैक्टिकली सुई जनरिस, इंपॉर्टेंट है। हु हैज लेबल्ड पैराडाइज रिगेंड एज अ ब्रीफ इपिक,
अच्छा, ब्रीफ इफिक को किसने लेबल लगाया है पैराडाइज रेगेंट को? वो हैं बारबरा के लेवस्की। बारबरा के लेवस्की, उन्होंने बोला है कि पैराडाइज रेगेंट जो है एक ब्रीफ इपिक है। इन 1895 ही बिगेन एन अफेयर विथ एडा नेमेसिस। अब यहाँ पर हम चलते हैं आफ्टर मिल्टन, अब हम चलते हैं किसके पास? जॉन गाल्सवर्दी के पास। ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी के पास चलते हैं। कह रहे हैं कि 1895 में ही बिगेन एन अफेयर विथ एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। इनसे इनका अफेयर चल रहा था 1895 से लेकर के 1905 तक अफेयर चला। कितने साल? 10 साल। और फाइनली 1905 में जाकर के अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर से उन्होंने शादी कर लिया। और कौन थी? द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। यानी किसकी पत्नी थी? मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की पत्नी थी, यानी उनके जो चचेरे भाई थे ना, उनकी पत्नी थी अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर। उनसे उनका अफेयर चल रहा था 1895 से लेकर के 1905 के बीच में, और फाइनली 1905 में जाकर उन्होंने शादी कर लिया। हम बात कर रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया था। द फर्स्ट बुक ऑफ अ फॉरसाइट ट्रियोलॉजी। जो फॉरसाइट ट्रियोलॉजी है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ट्रियोलॉजी है, उसका पहला जो नावल है, यानी आपको पता है ना, पहले नावल फिर इंटरलूड्स डाल देते हैं, यानी एक नावल फिर इंटरलूड्स, फिर एक नावल फिर इंटरलूड्स, और फिर एक नावल। ठीक इस तरह से 3 नावल और 2 इंटरलूड्स करके यह ट्रियोलॉजी बनाए हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। द कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, द कैरेक्टर ऑफ आयरन। ये कौन है? आयरन इन द फॉरसाइट सागा, जो 1922 में आया था, मास्टरपीस है इनका। इज ड्रॉन फ्रॉम अदा पियर्सन, यानी इनकी जो पत्नी थी अदा पियर्सन, उनसे यह जो कैरेक्टर है ना वो निकला हुआ है, ड्रॉन किया गया है। ध्यान रखिएगा, आयरन है। ठीक, पूछा जा सकता है। इन 1994 में सुलेखा डॉशन ने रोट अ सिक्वल टू द फॉरसाइट। फॉरसाइट का सिक्वल उन्होंने लिखा, किस नाम से? द फॉरसाइट द सागा कंटिन्यूस। 1994 कौन किसने लिखा है? सुलेखा डॉसन ने लिखा है द फॉरसाइट द सागा कंटिन्यूस। गाल्सवर्दी हैज़ रिटेन इन ऑल अराउंड 100 पोएम्स। लगभग उन्होंने 100 पोएम्स लिखा है। किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने। द सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में। रिटेन इन 1906 एंड इट वॉज परफॉर्म्ड एट द रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन। यानी आपको यह बताना था कि 1906 में रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में पहली बार परफॉर्म किया गया था द सिल्वर बॉक्स। लेकिन वहीं अगर बात कर रहा है द सिल्वर बॉक्स जो 1906 में आया था इंग्लैंड में, फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कब आया था? 18 मार्च 1907 में आया था। और किस थिएटर में? द एम्पायर थिएटर में। वो लंदन की बात था 1906 वाला, और 1907 वाला जो है वो एम्पायर थिएटर न्यूयॉर्क की बात कर रहा है। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ, जो 1906 में आया था फ्रेंड्स, किसको डील करता है? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी जो न्याय के असमानता को दिखाता है। द सिल्वर बॉक्स, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जस्टिस। एसी वार्ड ने बोला है जस्टिस के बारे में। जस्टिस आया था 1910 में। जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। क्या कह रहा है? कि जस्टिस जो है एक टिप्पणी है, किस पर? यानी जेल प्रशासन पर उस समय, यानी उस समय के जेल प्रशासन पर जस्टिस जो है एक टिप्पणी है, एक कमेंट है, ऐसा बोला है एसी वार्ड ने। और जस्टिस आया था 1910 में बाई गाल्सवर्दी। इट्स मेन कैरेक्टर विलियम फार्डर। अब देखिए जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। विलियम फार्डर सफर्स बीटर पनिशमेंट, बहुत ही पनिशमेंट उन्हें सहना पड़ा ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी मतलब अकेले कारावास को जो दंड है उनको झेलना पड़ा विलियम फार्डर को। ठीक है, मेन कैरेक्टर है जो है। हु वर्क्स एज एन ऑफिस इन द सॉलिसिटर्स ऑफिस। कह रहे हैं कि हु वर्क्स एज एन ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय के रूप में सॉलिसिटर्स के ऑफिस में कौन लड़का काम करता था? तो उसका नाम था स्वीडल। स्वीडल नाम था। जस्टिस की हम बात कर रहे हैं और आया था 1910 में।
म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन, यानी म्यूट सीन और ट्रायल सीन जो है फ्रेंड्स वह कहाँ घटित होता है, तो जस्टिस में ही घटित होता है। जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। अच्छा, किसकी समस्या को दिखाता है, तो इंग्लिश लीगल सिस्टम की समस्या को दिखाता है जस्टिस। ए प्ले ऑन द लेटर, अब देखिए कह रहा है कि ए प्ले ऑन द लेटर आई इन 3 एक्ट्स। कह रहे हैं कि ये जो आई है ना, आई जो लेटर है उसका एक प्ले है 3 एक्ट्स में, जिसे हम जॉय के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम जॉय की अगर बात करते हैं 1907 में आया है, और आपको बता दें यह दूसरा ड्रामा है जॉन गाल्सवर्दी का। पहला द सिल्वर बॉक्स 1906, दूसरा जॉय 1907, तीसरा 1909 में स्ट्राइफ आया था। ध्यान रखिएगा। हु सेज ऑल मेन आर नॉट अलाइक, किसने बोला है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ना, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, किसने बोला है, तो कह रहे हैं कि ये बोला है द मदर जूलिया ने। किससे, टू हर डॉटर एथेंस से। किसमें, ए फैमिली मैन जो 1921 में आया था उसकी बात लाइन है, यानी ए फैमिली मैन जो है 1921 में आया था। जूलिया जो अपनी बेटी एथेंस से कहती है कि ऑल मेन आर नॉट अलाइक, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, ऐसा बताया जा रहा है जूलिया के द्वारा अपनी बेटी को। 86 की बात करते हैं, इन विच मंथ ऑफ द ईयर द फर्स्ट सीन ऑफ लॉयल्टीज बिगिन। कह रहे हैं कि जो किस फर्स्ट सीन में किस साल के किस महीने को दिखाया गया लॉयल्टीज में, तो अर्ली अक्टूबर। लॉयल्टीज की बात करते हैं तो 1922 में आया था और अर्ली अक्टूबर को दिखाया जाता है। हु स्टिल्स, लॉयल्टीज में कौन, जो पाउंड स्टर्लिंग होता है ना, इंग्लैंड में जो मुद्रा है वो पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स वो 1000 जो पाउंड है वो किसके द्वारा, डी लेविस से कौन चुराता है, वो डेंसी चुरा लेता है। ठीक, डेंसी लॉयल्टीज से संबंधित है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रिनाथा टीन प्लेट वर्क्स, ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, स्ट्राइफ का। स्ट्राइफ की अगर बात करते हैं तो यह 3rd ड्रामा है, 1909 में आया था। जॉन एंथोनी जो है उस ट्रिनाथा टीन प्लेट वर्क्स का चेयरमैन है। डन। हु इज़ द लीडर ऑफ द वर्क्समैन कमिटी, अच्छा जो श्रमिक समिति थी, श्रमिक समिति का जो लीडर कौन है, तो वो है डेविड रॉबर्ट्स। डन। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं कि वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट, हम सभी एक दूसरे के गला को काट सकते हैं, काटते हैं फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, यानी अगर बेस्ट मोटिव्स मिल जाए ना तो सभी लोग हम एक दूसरे के गला को काट देंगे। ये लॉयल्टीज 1922 में बोला गया है किसके, मार्गरेट के द्वारा। मार्गरेट के द्वारा ये लाइन बोला गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स। द टर्म, अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, यानी डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यह टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स जो है क्वाइन किया गया है। आगे कह रहे हैं कि द एसे द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री रिटेन इन 1871, द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री जो है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है, 1871 में, और क्रेडिट दिया गया है रॉबर्ट बुचानन को। रॉबर्ट बुचानन को यह क्रेडिट दिया गया कि वही लिखे हैं, और यह एक भयानक अटैक है प्री रैफलाइट स्कूल पर। किस पर, प्री रैफलाइट स्कूल पर। द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री जो है 1871 में आया था, एक अटैक किया गया है प्री रैफलाइट स्कूल पर। ठीक है, क्रेडिट दिया गया है रॉबर्ट बुचानन के द्वारा नहीं, उन्हीं को दिया गया है। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड माने ठोस, जो ग्राउंड दिया गया है शेक्सपियर के लिए, वो कौन ऐसे लोग हैं, तो इसमें बता रहा है कि यूनिवर्सिटी वीड्स हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, चाहे रॉबर्ट ग्रीन हो, चाहे थॉमस लॉज हो या थॉमस कीड हो, रॉबर्ट ग्रीन, पीले हो, नास हो या क्रिस्टोफर मार्लो हो, जितने भी यूनिवर्सिटी वीड्स हैं ना, उनके द्वारा दिया गया, तैयार किया गया सॉलिड ग्राउंड है, तभी शेक्सपियर ने इतने सारे प्लेस को लिखा है। जैसे अगर बात हम कर रहे हैं और हैमलेट का, हैमलेट उसी से बेस्ड है। ठीक, थॉमस ग्रीन रॉबर्ट ग्रीन से संबंधित कई जो रोमांटिक प्लेस हैं वो आए हुए हैं।
ट्रेजेडी है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा है, थॉमस नास का है, थॉमस कीट का है, बहुत सारा इससे नाटक हैं, इनके वर्क हैं जो विलियम शेक्सपियर उन पर बेस्ट लिखे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। हु इज़ कॉल्ड अ पोएट पेंटर? पोएट पेंटर किसे बोला जाता है? वो है विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक। हु इज़ कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर? देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोज शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है जेन ऑस्टिन को। जेन ऑस्टिन को प्रोज शेक्सपियर भी बोला जाता है और किचन राइटर भी बोला जाता है, किचन नॉवेलिस्ट बोला जाता है, सॉरी किचन नॉवेलिस्ट बोला जाता है। किसको? जेन ऑस्टिन को। W.H. एडेन बिलोंग टू द, अच्छा W.H. एडेन जो है किससे बिलोंग करते हैं? तो 20th सेंचुरी राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ एन ओड टू हिमसेल्फ? ओड टू हिमसेल्फ किसके द्वारा लिखा गया ओड है? बेन जॉनसन के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। लिरिक इज इन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल इमोशन, यानी सिंगल इमोशन का एक्सप्रेशन है क्या? लिरिक। लायर एक यंत्र होता है, लायर गाया जाता है, बजाया जाता है। 99 की बात करते हैं। चैप्टर 14 to 24 यानी 14 से लेकर के 24 चैप्टर तक इसका बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो 1817 में आया था, किसके बारे में है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में है, जॉन मिल्टन के बारे में और विलियम शेक्सपियर के बारे में है। तो 14 से 24 ध्यान रखिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया S.T. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया क्रिटिकल बुक है। 100 नंबर की बात करते हैं, यहाँ 1000 आ गया है। 100 की बात करते हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लास, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की ये लाइन है, इसमें FOS पूछ रहा है, फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, तो हाइपरबोल है। कह रहा है कि 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मतलब एक ही नज़र में मैं 10,000 फूलों को लहराते हुए मैं देख सकता हूँ या देखा। तो बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, और जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है, अर्थात हाइपरबोल होता है। लाइन है डैफोडिल्स का। बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 101। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इम्प्लाइड सिमली? इम्प्लाइड सिमली किसे कहा जाता है? वह है मेटाफर। तो सिमली किसे कहा जाता है? इन सिमली वी कंपेयर अप टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड बाय यूजिंग एसो लाइक, यानी एसो लाइक का यूज करते हुए हम दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं, वो सिमली होता है। लेकिन इन मेटाफोर वी कंपेयर अप टू डिफरेंट काइंड्स विदाउट यूजिंग एसो लाइक, यानी बिना एसो लाइक का यूज किए बगैर हम दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं, वहाँ मेटाफर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें, बाय बाय।